अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। राइट एंगल के स्टूडियो से बराह रास्त में आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि हमने कल भी अर्ज़ किया कि एक डेवलपिंग न्यूज़ है जो इस वक्त फास्ट पेस से डेवलप हो रही है, वो न्यूज़ है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके। और इस वक्त एक हवा बन गई है कि ये टेस्ट आया टीचर कम्युनिटी के हक में जा रहा है या सोसाइटी के आम मफाद में जा रहा है। कल हमने बात की थी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके और हमने इसकी जेनेसिस देखी थी कि ये आइडिया कैसे कंसीव हुआ, इस आइडिया को फिर किस तरह से प्रैक्टिकली मटेरियलाइज किया गया, किन मराहिल से गुजर के आया और क्या क्या कानूनी पेचीदगियां इसके साथ हाइल रही। हरचंद की ये आइडिया 2005 में फ्लोट हुआ था। 2009 में फिर RTE के इंट्रोडक्शन के साथ ही इसको तकवीयत मिली और 2011 में बाज़ाब्ता तौर पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक मरकजी इदारा है, उन्होंने इसके निफाज के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन इजरा की। और अभी तक बहुत सारी स्टेट्स ने इस टेस्ट को का इनकाद किया है और बहुत सारी स्टेट्स कर रही हैं, लेकिन जो हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है अभी तक वो इस मामले में पीछे है, यानी अभी तक हमारे यहाँ इस टेस्ट का इनकाद नहीं किया गया है। इसके साथ बहुत सारी बारीक कानूनी और समाजी और इकोनॉमिक पेचीदगियाँ वाबस्ता है, उनको हम आज इंशाल्लाह बहस में लाएंगे और हम देखेंगे कि क्या वजह है कि इस मामले को लेके इस वक्त बहस चल रही है, नैरेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं और नैरेटिव्स के जवाब में काउंटर नैरेटिव्स भी बन रहे हैं। और इन सारी चीजों का एक नेट रिजल्टेंट ये निकल रहा है दैट द सिचुएशन हैज बिकम वेरी एम्बिगियस। मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू आज रहेंगे मेरे खास मेहमान, मेरी बाईं जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब जावेद अहमद भट्ट साहब, जो उस्ताद होने के अलावा प्रोविजनल प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स फोरम का। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। एंड इट्स गुड टू सी यू एंड वेलकम यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। जी, तो आपने जहमत उठाई, हमारे स्टूडियो आप तशरीफ लाए हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे नाजरीन के साथ बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो बट साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हरचंद की ये आइडिया फ्लोट हुआ है 2005 में, कंसीव हुआ है, देन इसकी प्रैक्टिकली इसको मटेरियलाइज करने के लिए 2011 में बाज़ाब्ता स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जारी होती है और एक बाज़ाब्ता मरकजी इदारा इसके निफाज के लिए जो है तकदव करता है, अमल में रहता है। अभी तक हमारे यहाँ इसका इनकाद नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ? देखिए आसिफ भाई, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है इस वक्त। ये यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। जी जी। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे, पूरी स्टेट्स में आप देख रहे हैं असातिज़ा सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इस चीज को लेकर। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जिनको मैं आपके माध्यम से नाजरीन तक पहुंचाना चाहूंगा। बिल्कुल। कि एक पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है कि शायद टीचर एग्जाम देने से डर रहे हैं, शायद टीचर क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोगों का नैरेटिव ये है कि अगर 1 लाख टीचर असातिज़ा साहिबान पूरी यूटी जम्मू कश्मीर में है, अगर 50,000 फेल होते हैं तो वहां पर और 50,000 लोगों को नया रोजगार मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंट परसेप्शन पब्लिक डोमेन में है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी इस पे डिस्कस कर रहे हैं, कानूनी माहिरीन इस पे अपनी बात रख रहे हैं। तो उस्ताद की बात जो है, मैं बस उस्ताद आपको बोलना चाहूंगा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से एतराज क्यों है। तो अगर हम इस TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें इस लफ्ज का जो माना है एलिजिबिलिटी, यानी जब आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई जॉब शुरू करने जा रहे हैं, कोई नींव किसी चीज की डालने जा रहे हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी, आप इसकी अहलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। और वो इब्तिदा में रखते हैं। वो अहलियत एलिजिबिलिटी आपको तब आपकी देखी जाती है जब वो कोई काम आपको शुरू करना होता है। अब आप उसके अहल है या नहीं है, आप उन पैरामीटर्स में फाल होते हैं या नहीं होते हैं। तो आज हमारा सिर्फ इतना है। एतराज टीचर्स को क्यों है? ये 100 मार्क्स 100 ऑब्जेक्टिव्स का एक पर्चा आपके पास आएगा। जी जी। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव्स का पर्चा एक टीचर जो 35 साल से 30 साल से महकमे में अपना खून पसीना एक करके महकमे तालीम को आगे बढ़ा रहा है, 100 नंबरों का ये पर्चा, ये इससे आप, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे लोग जज करेंगे। इस 100 ऑब्जेक्टिव्स का एक पर्चा टीचर के पास आएगा कि ये जी आपने 70 इसमें ठीक कर दिया, आपने कोई तुक्का लगाया कोई, तो आप अहल हो गए। तो हमारी समझ में हम एतराज किस चीज पे है कि अगर ये टीचर पढ़ाता है, रातों रात इस पर्चे को सॉल्व करने के बाद ये टीचर हरफन मौला कहां से बनेगा। आसिफ भाई, असल में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात आती है, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारतवर्ष में उसका
इतलाक हुआ, मगर उस नोटिफिकेशन में एक पॉइंट लिखा गया, आपने भी देखा होगा, वो कल सोशल मीडिया हल्कों में उस नोटिफिकेशन को वायरल किया गया। उसमें लिखा गया था ये एक्ट पूरे भारतवर्ष में इंप्लीमेंट होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त हमारे पास स्पेशल स्टेटस था इन शेप ऑफ आर्टिकल 370। उस वक्त हमारी जो असेंबली, यहाँ पे असेंबली होती थी, जब तक वो किसी भी कानून को अप्रूव नहीं करती थी तब तक दिल्ली का जो कानून था वो डायरेक्टली उनकी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होता था। तो 2015 में एक और इसमें अमेंडमेंट लाई गई, यानी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टेट्स के जो हमारे असातिज़ा हैं उनको 2010 में कहा गया, 2011 में कहा गया, 2015 और 2017 में भाई आपको ये जो क्वालिफिकेशन इसमें है, जिस तरह भी आपने इसमें एक अदारा हमारे पास है आरटीसी, उसकी आपने बात की, तो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए ये कहा है कि जब टीचर को आप लगाते हैं तो उसके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी है, मगर जब उसकी एंट्री महकमे में होती है। तो अब इस वक्त हमारा एतराज यह है कि इस चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली जेएंडके में इंप्लीमेंट किया जाए। रेट्रोस्पेक्टिवली इन द सेंस यहां पर 31 अक्टूबर 2019 तक कोई भी सेंटर का जो लॉ होता था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता था जब तक यहाँ की असेंबली उसको, मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ आसिफ भाई, 2005 में पूरे मुल्क में न्यू पेंशन स्कीम का इतलाक होता है एनपीएस, मगर उसी स्कीम का इतलाक जम्मू कश्मीर में 2010 में होता है, यानी 5 साल हम उससे आगे हैं। तो यही कड़ी हमारी प्ली ये है, हम अपनी सरकार को, अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं या भारत सरकार को ये कहते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट जब उसका इतलाक किया गया, जब वो इनफोर्स आ गया 1 अप्रैल 2010 से, और 2011 में एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन इशू होता है, पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट होता है, लेकिन यहां पर उसका इतलाक नहीं हुआ। अब आप कहेंगे एतराज क्यों? एतराज इसलिए है कि आप यहाँ रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हमने सरकार के साथ ये बात उठाई क्योंकि उसमें कानूनी दाव पेच भी, क्योंकि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 100 सवालात का पर्चा है। अगर मैं आपकी इस आर्गुमेंट का लुबाब ले लूं, जस्ट ले लूं, द वेरी एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट वो ये कि 100 पर्चों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आप ये तय नहीं करेंगे कि कौन सा टीचर एलिजिबल है, और उस्ताद का पेशा जो है ये एक ऑल इंक्लूसिव पेशा है, ये एक लीनियर अप्रोच फॉलो नहीं करता है, इसके डायमेंशंस निकलते हैं, इसके ये मल्टी प्रॉन्ग प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो क्या समझते हैं आप? दो ऑप्शंस मैं आपके लिए दे दूं, क्या आपका एतराज सिर्फ 100 सवालात के पर्चे के साथ है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप ये नहीं चाहते हैं, दिस इज द एडिटोरियल ओपिनियन ऑफ दिस हाउस, क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए तो जिससे कि हर महकमे डेडवुड होता है, हर महकमे में आप ये मानते हैं कि महकमा एजुकेशन में भी, महकमा तालीम में भी डेडवुड है जो नॉन परफॉर्मिंग है, क्या आपको नहीं लगता है कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे उनको फिल्टर आउट किया जाए, क्योंकि तालीम का महकमा बहुत हसास है। जी देखिए आसिफ भाई, जो टीचर की जो परफॉर्मेंस है, टीचर की जो अचीवमेंट है, टीचर का जो आउटपुट है वो उसका बच्चा है। जो बच्चा आपने दिया है टीचर को, जो एक सिलेबस आपने टीचर को दिया है, एक टारगेट आपने टीचर को दिया है कि भाई आपको इस साल में ये पढ़ाना है, ये बच्चा यहाँ तक इस लेवल तक जाना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारी जो अचीवमेंट है वो बच्चे में रिफ्लेक्ट करती है। आपके रिजल्ट जब आते हैं स्कूल में परफॉर्मेंस, आर यू सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स? यस, वी आर सैटिस्फाइड। लो फुल्स हैं, कमियां हैं, मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे 100% सही है, लेकिन आप अगर हम उस चीज को और इस चीज को, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और परफॉर्मेंस ऑफ टीचर, इसको आप नहीं जोड़ सकते साथ साथ। जब 2017 में इसकी ये अमेंडमेंट आई राइट टू एजुकेशन एक्ट में, प्रकाश जावड़ेकर जो ऑनरेबल देन एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जिसमें इसी जो इस वक्त आज पॉलिटिकल रेजिम है, तो उन्होंने कहा हमारे पास जो टीचर्स है आसिफ भाई, जो अनट्रेन्ड टीचर्स है, जो नॉन बीएड है, जिन लोगों ने बीएड नहीं किया होता है, फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं, बिल्कुल, उनको हम नॉन अनट्रेन्ड टीचर कहते हैं। अगर आपके पास कोई 10+2 टीचर है, अगर उसके पास डीएड डिग्री नहीं है, उसको अनट्रेन्ड माना जाता है। तो यहाँ पे बाज़ाब्ता एक एमओयू साइन किया गया इग्नू के साथ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, कि भाई जो हमारे पास अनट्रेन्ड टीचर्स का लॉट है, मान के चलते हैं आउट ऑफ 1,20,000 टीचर्स आपके पास नॉन बीएड, उनको बीएड कराया गया, उनको डीएड कराया गया, एमएड लेके टीचर्स है। या तो आप एमएड बीएड डीएड को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं जी टीचर, या जब यहां भी हम टीचर के लिए अप्लाई करते हैं बोलते हैं बीएड जरूरी है, यानी ये बीएड एक ऐसा ट्रेनिंग कोर्स है जो टीचर को बिल्कुल फुली इक्विप करता है, उसको इस चीज के लिए रेडी करता है कि ये क्लासरूम में डिलीवर करे। एक साइड से आप बीएड करा रहे हैं, एक साइड से आप एमएड करा रहे हैं, डीएड करा रहे हैं, या और कोई ट्रेनिंग कोर्स, निष्ठा एक ट्रेनिंग यहां पे चला गया, तमाम जो आरईटीज हमारे हैं उनको वो ट्रेनिंग कोर्स कराया गया, और बाकी
हर साल ट्रेनिंग कोर्स चलती हैं, मॉडर्न ट्रेनिंग चलती हैं। एक साथ आप कहते हैं कि हम इन ट्रेनिंग के जरिए, बहुत पैसा इस पे खर्च होता है, हम इन ट्रेनिंग के जरिए, इन डिग्रीज के जरिए टीचर्स को ट्रेन करा रहे हैं। दूसरी जानिब से आप कहते हैं कि ये टीचर्स जो नहीं अहल नहीं है, इनको टीच। Okay, let's get back to the teachers eligibility जी, test. जी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट नोटिफिकेशन है, 31 अगस्त तक आपके पास डेडलाइन है, जी। और आपका मूड देख के हमें नहीं लग रहा है कि आप इतनी जल्दी यू आर गोइंग टू यील्ड और सबमिट। तो क्या ऑप्शंस है आपके पास? देखिए आसिफ भाई, हम एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाला मुल्क जो है हिंदुस्तान, जी। हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं। वी हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज। इस भारत के जो कानून है, उस कानून ने, उस आईन ने हमें ये इख्तियार दिया है कि अपनी बात मनवाने के लिए आप डिफरेंट तरीकों से आगे आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लिटिगेशन दायर कर सकते हैं। रिट दायर कर, वो हमने किया। अच्छा। हमने लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बट साहब कि रिट पिटीशन की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए नोटिफिकेशन हमने ये रिव्यू पिटीशन हमने डाली, वो रिजेक्ट हुई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा आप क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जा सकते हैं। उसीलिए हम अपनी सरकार को कहते हैं कि आप क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जाइए। अच्छा, रिट पिटीशन किन्होंने डाल दी? देखिए जो रिव्यू पिटीशंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री, जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का कहां रोल? गवर्नमेंट, 2-3 गवर्नमेंट्स ने भी डाली रिव्यू पिटीशन। सरकार ने इस चीज पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे रिजेक्ट कर दी, जो राइट टू एजुकेशन में पॉइंट नंबर 23A है, उसमें कहा गया है रिट्रोस्पेक्टिवली कोई भी टीचर, एवरी पर्सन वहां लिखा गया है, एवरी पर्सन जो महकमे तालीम में नया आएगा या ऑलरेडी महकमे तालीम में इन सर्विस है, उसको भी टीटी से गुजरना होगा। जी जी। ये एक ऐसी चीज है जो सरकार उसको उनके दायरे अख्तियार में है। यानी सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट के पॉइंट नंबर 23A में अमेंडमेंट लाती है, वो अख्तियार सरकार के पास है। बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? अब यहाँ की यूटी सरकार है, यूटी सरकार से हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारी एडवोकेसी करें, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए वो जैसा कल ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ने कहा हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, मगर रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी रिजेक्ट की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब सरकार के पास एक ऑप्शन बचता है, वो है क्यूरेटिव पिटीशन, और दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि वो रिप्रेजेंट करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो रिप्रेजेंट करें ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारी भारत सरकार यूनियन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर MHI धर्मेंद्र प्रधान, उनके सामने रिप्रेजेंट करें, उनको ये प्ली बताएं कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 31 अक्टूबर तक यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होता। अच्छा ठीक है, बट साहब जहां तक मैं समझ पाया हूं आपके आर्गुमेंट्स को, तो आपके पास इस वक्त 2 रेमेडीज हैं जी। रिट पिटीशन आपकी खारिज हो गई है, सो वहां से तो आपने हाथ धो लिए हैं, अब आपके पास रिव्यू पिटीशन का मामला रहता है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन का मामला रहता है। तो इन दोनों डोमेन्स में आप गवर्नमेंट को कहां पाते हैं, या आपके महकमे को, आपकी वजारत को कहां पाते हैं? देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो सरकार, एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन। आज ही हमने तमाम वर्दी डिप्टी कमिश्नर्स को एक मेमोरेंडम पेश किया है और ऑनवर्ड सबमिशन टू द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। दोनों बड़े ऑफिस हैं J&K में, हमने उनमें उससे रिक्वेस्ट की है, दोनों जो हेड्स यहाँ पे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ, उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस बीमारी का जो इलाज है वो भारत सरकार के पास है। अगर एज एन एसोसिएशन आप दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? देखिए हम मिले भी, हम गए भी, हमने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जब अगर सरकार जाती है तो उसमें जाने का अलग मजा है। आसिफ भाई मुझे बोलिए, अगर हर चीज मुलाजिम ने खुद करनी है, फिर सरकार का क्या काम है? हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारा महकमा तालीम, एक साइड से वो ये कहते हैं टीचर को डिफेंड करके कि ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने 90s के पुरअशूब दौर में आपके स्कूलों को खुला रखा, जब लोग घर से निकलने में डरते थे। कुछ हमारे ऐसे भी असातिज़ा हैं जिनको गोलियों का निशाना बनाया दी गई। बहुत सारे असातिज़ा हैं जब स्कूल जलाए गए, उनने अपने घरों में ये स्कूल चलाए, तालीम के नूर से यहाँ के बच्चों को आरास्ता किया। आप अनरेस्ट देख लीजिए जो डिफरेंट ईयर्स में यहाँ अनरेस्ट हुआ, तो यही वो असातिज़ा हैं जिन्होंने पार्कों में, बियाबानों में, जंगलों में, अपने घरों में, अपनी जमीनों में इन बच्चों को पढ़ाया। तो एक साइड से सरकार इस चीज को एंडोर्स करती है कि इस टीचर की कुर्बानी है। आप
आप 35 साल के बाद, 30 साल के बाद आप एक साइड से बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरे साइड में अगर मान के चलते हैं एक परसेंटेज टीचर्स का जो ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो एक साइड से आप बेरोजगारी को बोलते हैं कि इसका काला कमा कैसे करेंगे, दूसरे हिसाब से जो लोग ऑलरेडी इन है, और ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, हम इसको कहते हैं टीचर एग्जिट टेस्ट, ये एग्जिट कराने की एक तैयारी है जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करें, ना हम इस चीज को कामयाब। तो ये आपका ऑफिशियल मौकफ है जी, आप इस टेस्ट के बिल्कुल योर अगेंस्ट है, बिल्कुल आप इसको ये चाहते हैं कि इस पे नजरसानी की जाए और इसको रिवोक किया जाए। अब मसला यहाँ तक आता है, क्या भट्ट साहब ये मानते हैं कि महकमा एजुकेशन में लूप होल्स बहुत हैं? हम मान हर महकमे में है जी, ये हर महकमे में। तो आपने कभी ये सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि जो हमारे अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनली अभी उतने एक्टिव नहीं है या जिनके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, तो एक पैन यूनियन टेरिटरी जो एक ओरिएंटेशन स्कीम्स शुरू की जाए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स की जाए। मुझे याद है कि 5-10 साल पहले हुआ करते थे विंटर ट्रेनिंग्स आपकी, तो वो सिलसिला भी बंद हो गया। तो ये कितना अच्छा होता है कि निकालने के बजाय आप इन्हीं जिनको आपको लग रहा है कि ये नॉन परफॉर्मिंग है, उन पे ओरिएंटेशन का जो है प्रोग्राम उनके ऊपर काम किया जाए। क्या कहना है आपका? जी, जैसा मैंने आसिफ भाई शुरू में ही कहा कि अनट्रेन टीचर की जब हम बात करते हैं, हम अनट्रेन उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है। जी जी। या अगर कोई 10+2 आपके पास माकम है, उसके बाद डीएड की डिग्री नहीं है, तो ये एक बहुत कम थिन परसेंटेज अभी दौर हाजिर में ऐसे लोग हैं, 2-3% या 4% ज्यादा से ज्यादा जिनके पास ये डिग्रियां नहीं। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग बिल्कुल चलती है, जो एनजीओज हमारे महकमे के साथ मुंसलिक हैं वो भी ट्रेनिंग कोर्सेज कराते हैं, मैथमेटिक्स में, साइंस में, लैंग्वेजेस में, हर तरह की कोशिश इस वक्त हो रही है टीचर को फुली इक्विप करने की। अच्छा भट्ट साहब, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उन्होंने इसमें तरमीम लाई कि इन सर्विस जो कैंडिडेट्स को है उनको इससे मुस्तस्ना रखा जाए, तो क्या नई रिक्रूटमेंट के मतलब भी आपका एतराज रहेगा? नहीं, दो चीजें इसमें है। जो नए लोग लगेंगे, अगर आप उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना चाहते हैं वो अच्छी बात है, जो नए लोग आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इन सर्विस टीचर्स हैं उन पर इसका इतलाक ये जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड इस सिलसिले में नहीं है कि अगर आपके पास आईएएस टॉपर है 2 साल पहले का, 4 साल पहले का, 1 साल पहले का, अगर आप उसको इस वक्त बोलेंगे कि आप आईएएस के एग्जाम में बैठिए, फिर आप टॉप करना तो दूर, वो शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर ऐसे बात, आपके पास डॉक्टर है, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को आप ले लीजिए, अगर आप उनको आज बोलेंगे कि आप नीट के एग्जाम में बैठ लीजिए और फिर से आप क्वालिफाई, इससे ये पैरामीटर्स को जस्टिफाई नहीं कर। आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एग्जाम अगर वो करते हैं ठीक, और प्रमोशन जो महकमे तालीम में सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होती है, हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि अगर ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रमोशनरी बेनिफिट के लिए होता है, मान के चलते हैं अगर कोई 20 साल का बंदा महकमे तालीम में है, वो जडीओ के लिए अप्लाई करे, वो सीओ के लिए अप्लाई करे, यंग प्रमोशनल एग्जामिनेशन के हक में, प्रमोशन के लिए एग्जाम हो तो वो ठीक है। लेकिन एग्जिट कराने के लिए इसमें एक पॉइंट लिखा गया है, अगर ये टेस्ट बंदा क्वालिफाई नहीं करता, he or she will be terminated वॉलंटरी रिटायरमेंट। जी जी। और मैं आपके यहाँ पे आपके आर्गुमेंट को बैक करूंगा, आई विल सेकंड योर आर्गुमेंट कि इसके बड़े सीरियस इकोनॉमिक रिपरकशंस निकल सकते हैं, इसके बड़े सीरियस सोशल रिपरकशंस निकल सकते हैं। खैर बहरहाल, तो जावेद साहब, अगर ये मामला जो अभी आपने बताया कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस, 2 लेग्स रहती है, एक तो ये रिव्यू पिटीशन होता है, दूसरा या फिर रिप्रेजेंटेशन दी जाए अरबाब इख्तिदार के रूबरू, या उसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस आता है, एलजी का ऑफिस आता है, या यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक भी जा सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास अभी विंडो बहुत तंग है, इट्स 31 अगस्त इज राउंड द कॉर्नर, तो फिर आपके पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है? तो आसिफ भाई, ये 31 अक्टूबर 2028 है। नहीं, फिर भी विंडो बहुत कम है। बिल्कुल। आपके माध्यम से जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुरु को बहुत आदर करते हैं, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये इस मुल्क की एक परंपरा रही है, इस मुल्क में गुरु की एक पोजीशन है, टीचर मींस गुरु, उस्ताद की एक पोजीशन है, उस पोजीशन को काफी एहतराम और आदर की नजरों से देखा जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे, हमने गुहार भी लगाई, हमने रिक्वेस्ट भी किया, हमने मेमोरेंडम भी सेंड किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो जो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, तो हम पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो भारत सरकार के हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बजाते खुद इस इंसानी मसले को देखेंगे
क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मामला नहीं, ये 27 लाख असातिज़ा अक्रॉस द कंट्री, ये 27 लाख फैमिलीज का मामला है, इनके ऑनर और डिग्निटी का मामला है। इस वक्त देख लीजिए आप, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, इस वक्त सेंसस ऑपरेशन जारी है थ्रू आउट द कंट्री, इसके अहल टीचर को समझा जाता है। जी। आपके पास इलेक्शंस आते हैं, बोलते हैं टीचर के बगैर वो होगा ही नहीं। आपके पास कोई भी इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, बोलते हैं टीचर के पास। अगर टीचर ये बड़े बड़े सेंसिटिव असाइनमेंट लेने के लिए उस वक्त ये अहल है, उस वक्त बड़े बड़े अफसर भी, ब्यूरोक्रेट भी हाथ खड़े करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर टीचर की क्रेडिबिलिटी को इस छोटे से मामले में आप तोलते हैं तो ये कहीं इंसाफ नहीं है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से हमें उम्मीदें वाबस्ता है, भारत सरकार से उम्मीदें वाबस्ता है। हम पुर उम्मीद हैं, हम बिल्कुल पुरअज़म भी हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें बज़ाते खुद इंटरफेयर करेंगे ताकि अक्रॉस द कंट्री 27 लाख टीचर्स को इंसाफ दिलाए। जी, मैं आपकी आर्गुमेंट को बैक करता हूं। और नाजरीन, ये एक मुख्तसर सा सिलसिला था, एक गुफ्तगू थी हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स फोरम जावेद अहमद भट्ट साहब के साथ। बहरहाल भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये मानते हैं, द राइट एंगल इदारा मानता है कि अगर आपने एलिजिबिलिटी देखनी है तो ये महज सिर्फ महकमा तालीम में ना देखें, बल्कि बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त एलिजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत है। हम बहरहाल अपने असातिज़ा साहिबान के साथ हैं और उनके हर फैसले में हम इंशाल्लाह उनकी शाना बशाना है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा हो, और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल फिर से आपके रूबरू हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।